जय हिंद क्लास। हम अपना लेक्चर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का था उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ा दिया था उसके आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों का जो अभी आगामी UPSSC पेट का एग्ज़ाम जो 15 और 16 अक्टूबर को होगा, वो एग्ज़ाम हो जाने के बाद एकेडमी में आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बैच और SSC GD आगामी 75,000 से ज़्यादा पोस्ट आ रही है। SSC GD में 75,000 से ज़्यादा पोस्ट आ रही हैं, जिसका नया बैच 19 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक में चलाया जाएगा। तो जो छात्र अभी पेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो 12 से 3 में नए बैच में बैठ सकते हैं। और आप लोगों के सहपाठी दोस्त लोग जो भी नए बैच की तैयारी करना चाह रहे हैं, दिसंबर में SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है, अगले साल होगा, दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। तो एक बहुत अच्छा समय पहले से बच्चों को मिलेगा ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। तो SSC GD प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस, ये दो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है। तो अगर अभी से इसकी तैयारी करोगे तो हो सकता है आपके चांसेस निकलने के सुनिश्चित हो जाए। तो 19 तारीख से नया बैच चलेगा हमारा और 24 तारीख से हमारा CTET, UP टेट और सुपर टेट का नया बैच 3 बजे से 6 बजे तक में चलेगा। तो जो भी छात्र टीचिंग का, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD का, बैंक का, रेलवे का तैयारी करना चाह रहा है, वह 19 तारीख को एकेडमी में जरूर आए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम कल कहाँ तक पहुँचे थे? 5वें नंबर तक पहुँचे थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ना। ओके, चलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड का मतलब विश्व और ट्रेड का मतलब होता है क्या? व्यापार। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक ऐसी संस्था है, जो पूरे विश्व के व्यापार को नियंत्रित करेगी और ये कोशिश करेगी कि जो दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है वह कम से कम क्या हो? स्वतंत्र हो और क्या हो? एक पारदर्शिता वाला व्यापार हो। स्वतंत्र व्यापार का मतलब होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में कोई व्यापार हो रहा है तो उसका टैक्स या कस्टम ड्यूटी इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि दूसरी देश से सामान हमारे इंडिया में आ ही ना पाए। अभी आपने देखा होगा आईफोन बहुत महंगा बिकता है भारत में। क्यों? क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अमेरिका से भारत में लाने का टैक्स, अब भारत के अंदर घुसने का टैक्स, फिर यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका भी तो प्रॉफिट बनेगा, इसीलिए वो महंगा होते चला जाता है। क्लियर है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 164 सदस्य देशों से बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्र के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? क्या सुनिश्चित करना? वैश्विक व्यापार राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र और व्यवस्थित और सुचारू रूप से व्यापार होना चाहिए। इस तरीके से व्यापार होना चाहिए कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार चल गया है वह आगे अच्छे से चलना चाहिए। क्लियर है? और इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, अच्छा इसको तो कर लिया ना अभी। एक अंतर सरकारी संगठन है जो भाग लेने वाले देशों को, जो इसके सदस्य बनते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 164। जो इसे भाग लेते हैं तो उसको क्या क्या ये प्रदान करता है? उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने की सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर मुद्रा बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है व्यापार करने की? डॉलर। लेकिन कौन सा डॉलर? US डॉलर। कौन सा डॉलर? US डॉलर। ठीक है, आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मैंने क्या बताया था आपको? हमेशा क्या पूछता है एग्जाम में कि कब बना, मुख्यालय, वर्तमान में उसके प्रेसिडेंट कौन है। कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिसके प्रेसिडेंट, जितने देश जुड़े हैं, हर साल अलग होते रहते हैं। कुछ के 7-8 साल चेंज नहीं होते हैं और कुछ के हर साल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा,
स्विट्जरलैंड में। WTO और WBG और IMF आदि की विपरीत संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है। ये जो WTO है ये हमारी UNO का पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। WTO एक अलग से संस्था है। देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था, कल बताया था, एक है हमारा वर्ल्ड बैंक और एक है हमारा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रश्न बना था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को कौन संचालित करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को कौन संचालित करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक? तो उत्तर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, WTO मत लगा दीजिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो WTO लगा दें, आपका उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ सहित कितने देश हैं? 164। इसके अतिरिक्त ईरान, इराक, भूटान, लीबिया के साथ 23 देशों के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अब यह जरा ये बताइए, ये पर्यवेक्षक क्या है? ये जो बोल रहा है कि भाई इस WTO में 164 तो सदस्य हैं, सदस्य मतलब जो WTO से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन ये जो 23 देश ये पर्यवेक्षक बोल रहा है, ये क्या है? पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, यानी इनको भी निगरानी में लिया जा रहा है। अभी यह साथ चल रहे हैं WTO के, और आगे चल के इन 23 देशों को सदस्यता दी जा सकती है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केश समझौते के तहत की गई है। अब इस लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है वो ये है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 तो हुई है, लेकिन कौन से समझौते के तहत? मार्केश समझौते के तहत, ठीक है, के हिस्से के रूप में की गई थी। इसने 1948 में शुरू हुए टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट, टैरिफ एंड ट्रेड गैट पर सामान्य समझौते की जगह ली। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जो 1948 में गैट बना था, यही संस्था आगे चल के क्या बन गई? WTO। क्या बन गई? WTO। एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि 1948 में निर्मित गैट को आगे 1995 में क्या बना दिया गया? WTO। यानी WTO संस्था कोई नई संस्था नहीं है, पुरानी संस्था में से ही इसको बना दिया गया है। जैसे आप बताइए, पहले क्या था? हमारा योजना आयोग था, है ना, हमारा योजना आयोग था। अब इसी को क्या कर दिया गया है? नीति आयोग है। काम वही है, बस नाम चेंज किया गया है, काम वही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल 1994 को 124 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्यों? क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है? व्यापार पर टिकी होती है, और व्यापार को नियंत्रण कौन कर रहा है? WTO। लेकिन नियम और कानून कौन बना रहा है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अभी वर्तमान में देखिए WTO के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं या डायरेक्टर जनरल बोल सकते हो, वो ये है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो। ये अफ्रीका की है, आगे जो भी नाम हो ये है वो महिला। ठीक है, देखिए ये एक जनजाति समूह की महिला है, और देखिए जनजाति समूह की महिला को इतने बड़े पद में डायरेक्टर जनरल बनना, प्रेसिडेंट बनना WTO का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखो इनको इकोनॉमी का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तभी तो इनको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया, है ना। हमारे देश में द्रौपदी मुर्मू शायद प्रेसिडेंट के लायक थी तभी बनी, है ना। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि महिला होके एक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंट को संभालना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कब बनी है ये? 1 मार्च 2021 से, तो वर्तमान में है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन है और कहाँ से हैं, तो आप ये नाम बताइएगा। ठीक है,
डॉक्टर नगोजी ओकोंजो, देखो डॉक्टर है। अच्छा आपको एक चीज़ बता दें, कभी डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो चीड़फाड़ी करेगा करेगा या ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर का मतलब जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, पीएचडी की होती है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, है ना, उसके नाम के आगे भी क्या लगता है, डॉक्टर लगता है। ठीक है, अब आते हैं सार्क में। ठीक है, अब आते हैं सार्क में, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है सार्क। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया करता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। देखो क्या बोल रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, यानी यहाँ पर कौन से देशों की बात हो रही है, साउथ एशियन, साउथ एवं दक्षिणी एशियाई देशों की बात हो रही है। दक्षिणी एशियाई के देश जो आपस में मिलकर संगठन बना के अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाएंगे। सार्क एक अंग्रेजी नाम है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी सार्क है। इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। और सार्क की स्थापना कब हुई है, 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे हुई है, बांग्लादेश के ढाका शहर में हुई है। और ढाका ही इसकी क्या है, इसकी राजधानी नहीं, बांग्लादेश की राजधानी तो है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे, ढाका। इसका सचिवालय 17 जनवरी 1987 काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया गया। ढाका में इसका प्रस्ताव पारित किया गया और नेपाल के काठमांडू में इसका क्या बनाया गया, सचिवालय बनाया गया। देखिए नाम में अंतर है, कहीं सचिवालय बोल देगा और कहीं क्या बोल देगा, मुख्यालय बोल देगा, कभी हेडक्वार्टर बोल देगा, एक ही चीज़ है। सार्क की स्थापना बांग्लादेश के ढाका शहर से हुई है और नेपाल के काठमांडू में इसका सचिवालय बनाया गया। ठीक है, सचिवालय याद रखिएगा काठमांडू। ठीक है, और काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल। नेपाल में सागर माथा किसे बोलते हैं, और नेपाल में एक और है जिसको क्या बोलते हैं, अन्नपूर्ण पहाड़ी, है ना। देखिए इसमें जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब कौन से हैं, सार्क देश हैं। तो जरा देखिए सार्क देश में क्या क्या आ रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, नेपाल और भूटान। आया समझ में, मालदीव्स। ठीक है, देखिए ये सार्क नेशन है, क्लियर है। अच्छा ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये जानबूझ के मैंने लगाया है, ये जानबूझ के इसलिए लगाया है कि आप देखो पहले हमारे भारत का नक्शा ये था, लो जुड़ गया म्यांमार। ये हमारा जो देश था वो पहले ऐसा था, बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान तो खैर बीड़ी औलादे अपनी, और अफगानिस्तान ये भी अपना था। ये था हमारे भारत का नक्शा, क्लियर है। और इसमें आपको सार्क नेशन दिखा रखे हैं, ठीक है, आए समझ में। एक बार देखो सार्क नेशन हमारे कौन कौन से हैं। देखिए सार्क में 8 सदस्य देश हैं हमारे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सब के सब पहले किसका हिस्सा थे, भारत का हिस्सा थे। भाई हमारा इतिहास बता रहा है, भारत का हिस्सा थे, ठीक है। अच्छा ये जो सार्क है, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, जो संगठन है हमारे भारत का, हमारे दक्षिण एशिया का, जिसमें 8 देश हैं। तो ये 8 देश अपना ग्रुप बना के करेंगे क्या, इनका उद्देश्य क्या है, किन पर कार्य करेंगे। देखिए मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देंगे। मानव संसाधन का मतलब क्या होता है, मानव द्वारा उपयोग संसाधन, उसको बढ़ावा देंगे। इस क्षेत्र में जितना भी रिसोर्स निकलेगा ये देश मिलकर उसका क्या है, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किसको बढ़ावा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। और तो सबको ठीक है, लेकिन मुझे पाकिस्तान में भरोसा नहीं है, वो क्या पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्या बोलेगा, आओ हमारे सुलेमान पर्वत में भून दें। हाँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगे, कृषि को बढ़ावा देंगे। देखिए ये जितने भी देश हमने बताए इसमें अत्यधिक कृषि होती है, और इन सब में अत्यधिक कृषि किसमें होती है, भारत में होती है। तो कृषि को भी आगे बढ़ावा देंगे।
कृषि को आगे बढ़ावा देंगे। देखिए चाइना के बाद विश्व में दूसरा नंबर किसका आता है? भारत का आता है कृषि में। कई खाद्यान्नों में अग्रणी है। तो आपको पता है हमारे यहाँ आलू, प्याज, टमाटर जो भी उत्पादन होता है तो इन्हीं देशों में जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर खाद्य पदार्थ उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। नतीजा भारत इनको सप्लाई करता है। अभी ये जब हमारी और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाती है ना, तो पाकिस्तान का प्याज और टमाटर निर्यात हम रोक देते हैं, कम कर देते हैं। नतीजा जो 30-30, 40-40 रुपए किलो टमाटर वो वहाँ पे फिर 400-500 रुपए किलो बिकता है। तो लोग बड़ा कम करते हैं कि नहीं भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, आलू टमाटर प्याज तो रोज़ का खाने का चीज़ है। अब पाकिस्तान ऐसी जगह में है कि टमाटर प्याज उनके यहाँ नहीं होता। अब बिरयानी बनेगी तो टमाटर और प्याज तो उसमें लगेगा ही लगेगा ना, क्यों? उसके बाद देखिए क्या है, ग्रामीण विकास करेंगे। आपने देखा होगा यही वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, ग्रामीण का विकास करेंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? ग्रामीण में रोड, गांव के क्षेत्र में रोड हो, गांव के क्षेत्र में शिक्षा हो, गांव के क्षेत्र में हॉस्पिटल की सुविधा हो, गांव के क्षेत्र में आर्थिक मंदी ना हो, गांव के क्षेत्र में कृषि ज़्यादा हो। ऐसे करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे। अभी जो आप चित्रकूट देख रहे हो, आज से कुछ साल पहले का चित्रकूट ऐसा नहीं था। आपको बता दें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ था, रोडें बनी नहीं थी। आज तो देखो हर गांव से रोड कनेक्ट है, डामर वाली रोड हो चाहे वो इंटरलॉकिंग वाली रोड हो, लेकिन कनेक्टेड है। आज आरसीसी वाली रोड हो, कनेक्टेड है। आप देखिए आप गांव से आज आके ये नेशनल हाईवे 35 में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, है ना? ये नेशनल हाईवे 35 नेशनल हाईवे 35 से जुड़ा है ना। गांव-गांव देखो आज लाइट पहुंच गई, गांव-गांव सरकार की सुविधाएं जा रही हैं, गांव-गांव शिक्षा पहुंच गई, है ना। गांव-गांव आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे थे लोग, सरकार ने उनको बाहर निकाला। तो यही होता है ग्रामीण विकास। पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। शार्क नेशन। अब ये पर्यावरण, पेड़ पौधे कम काटेंगे, प्लास्टिक नहीं जलाएंगे। अभी देखो हमारे भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या हो गया? बैन हो गया ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था, तो उसको सरकार ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इसी तरीके से ऐसी चीज़ों को हम सभी मिलके बैन करेंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिनको एक बार इस्तेमाल कर लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं, जैसे पन्नी। अब वो हम भारतीय हैं जो कई सालों तक उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी आप ये बताइए, निरमा की जो पन्नी आती है तो कई बूढ़े लोग उसमें अपना पान सुपारी रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? अभी आप ये बताइए, जो बिस्लेरी की बोतल होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है इसको पीने के बाद क्रश कर दें और फेंक दें। क्यों? दोबारा इस्तेमाल ये ना हो। ये है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जैसे जूस पीते हैं तो जो स्ट्रॉ होता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अभी आप जैसे श्रृंगार पैलेस जाओगे और यहाँ से जो लेते हो तो पन्नी देता है, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या होता है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या होता है कि ये ऐसा प्लास्टिक है कि खाद्य पदार्थ में चला जाता है और जानवर लोग इसको खा लेते हैं और खाने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है और वो मरते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाय जैसे कोई कचड़ा पन्नी में बांध दिया, जैसे मान लीजिए आलू मटर का कचड़ा पन्नी में बांध दिया, अब गाय तो खा रही है तो पूरी पन्नी खा जाती है, नतीजा उसके आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी तो पर्यावरण को दूषित कर रहा है ना। समुद्र में आपको बता दें इतना आदमी कचरा फेंकता है कि समुद्री जीव को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा नहीं करना है जी। जी हाँ, तो सिंगल यूज़ है तो, लेकिन सरकार ने जो खाद्य पदार्थ बनाया है, देखिए जो पन्नी खाद्य पदार्थ की होती है और जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी परत में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो सरकार ने प्लास्टिक का एक लेवल निर्धारित कर रखा है कि इस लेवल की प्लास्टिक इस्तेमाल होंगी और इससे नीचे के लेवल का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है ना, वो बहुत रद्दी लेवल का प्लास्टिक होता है और वो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। नतीजा क्या? उसको सरकार ने बैन कर दिया। ठीक है। देखो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे बायोडीजल का इस्तेमाल करना। बायोडीजल का इस्तेमाल करना, ऐसा डीजल जो वनस्पति के कचड़े से बना है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, नतीजा पर्यावरण के लिए हमारे अच्छा होता है। और क्या करेंगे? आर्थिक व्यापार एवं वित्त, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे ताकि एक दूसरे को फलते फूलते रहें, है ना। सामाजिक मुद्दे भी देखेंगे, एक दूसरे को समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे जनजातीय समाज, जैसे पिछड़ा समाज,
सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति और अन्य चीज़ों पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये शिक्षा, ऊर्जा पाकिस्तान के मामले में भूल जाओ, है ना। उनका एक ही नारा कि सीधे से आतंकवादी पैदा करो, अब फट जाओ कहीं जाके। एक 30 मिनट के लेक्चर में इतना मोबाइल, मतलब क्या बताएं। तो इन सब चीज़ों में जो ये संगठन है सार्क, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब आते हैं ब्रिक्स। अब क्या आते हैं? ब्रिक्स नेशन, ठीक है। ये जितना भी ये बोला ना ब्रिक्स, इसका हर एक शब्द का मतलब है और हर एक देश का नाम है इसमें, वो बताएंगे, इसी में है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, सातवां जो संगठन है वो क्या है? ब्रिक्स। और क्या संगठन देखते हैं? ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। देखिए, बी से क्या हो गया? ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इन सब का ग्रुप बना के एक बनाया है क्या? ब्रिक्स। ब्रिक की स्थापना कब हुई? जून 2006 में हुई थी। और शुरुआत में इसमें कुल 4 देश शामिल थे। आगे चल के ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन, ये 4 तो थे ही, लेकिन आगे चल के इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। जबकि बाद में यानी सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस संगठन में शामिल हो गया। इसके बाद पहले क्या था? खाली क्या था? पहले ब्रिक था, और साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद क्या हो गया? ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक ईंट है ना, वो अलग है और ये अलग है, ध्यान देना। जिसके बाद ब्रिक्स समूह का संक्षिप्त नाम बदलकर क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। आए समझ में? अब देखो, जो अभी नया जुड़ा है साउथ अफ्रीका, उसको जोड़ने के बाद देखिए क्या बन गया है? बी से ब्राज़ील, कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका, रूस एशिया, इंडिया एशिया, चीन एशिया, और साउथ अफ्रीका कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में है, ठीक है। बस हो गया, इससे ज़्यादा आपको ब्रिक्स सार्क में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सीधे पूछ लेता है, ये जो ब्रिक नेशन है, ब्रिक में आई क्या है? इंडिया, आर क्या है? रूस, सी क्या है? चाइना, ए साउथ अफ्रीका, बी ब्राज़ील। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। हाँ, ये थोड़ा पूछ लेगा शंघाई, चाइना में, ठीक है। शंघाई नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? चाइना बोल देगा, ठीक है। अब आते हैं क्या? बिमस्टेक, ठीक है। ये बिमस्टेक का लोगो है। अगला हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बिमस्टेक, ठीक है। ये बिमस्टेक का लोगो है। बे ऑफ बंगाल, इसका नाम क्या है? देखो, ये पूरा बिमस्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। बिमस्टेक का फुल फॉर्म मैंने खुद कई बार ये एग्जाम दिया है जहां पर बिमस्टेक का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इसका PDF भेज दूंगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, इसको बनाए बिमस्टेक। एशियाई क्षेत्र में एक बहुपक्षीय संगठन है और इसके सदस्य कौन कौन हैं? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने अपने आसपास के देश को लेकर ही एक संगठन बना दिया? ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए संगठन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर ये संगठन नहीं बनेंगे तो अर्थव्यवस्था भी कहाँ बढ़ पाएगी? भाई, हम किसी संगठन बना रहे हैं इसीलिए ना कि भाई आपका व्यापार हमारे यहाँ और हमारा व्यापार आपके यहाँ। और इन सब देशों में व्यापार के मामले में सबसे अग्रणी कौन है? भारत। यानी हमारे लिए एक अच्छी बात है, हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे इन देशों में हमको एक जनता मिलेगी, और हमारे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करके फल फूल सकते हैं, वो भी फले फूलेंगे और भारत का भी GDP बढ़ेगा। तो कौन कौन से देश हैं? देखो, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में, क्लियर है? जो कल मैंने DI डाला था, कितने बच्चों ने देखा?
क्यों? बस अच्छा, तुम देखे टीआई पक्का? बाकी मेरे साथ बोलो, हे भगवान, हम पढ़ते तो हैं नहीं और हमें रिजल्ट चाहिए टॉप नंबर का। तो अपनी कॉपी में लिख लो कि हम अपने रिजल्ट के जिम्मेदार खुद स्वयं हैं, ठीक है? जब हम अपने पढ़ने को समय नहीं दे सकते तो हमारा रिजल्ट कैसे निकलेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये बिमस्टेक के सभी देश हैं और बिमस्टेक का देखो झंडा है, ये बांग्लादेश का ये रहा, ये भूटान ड्रैगन जैसे बना है, भारत का झंडा सभी जानते हैं। पूरे विश्व में नेपाल का ही एक झंडा ऐसा है जो त्रिकोणीय आकार का है, बाकी सब कैसे चौकोर आकार के हैं, ठीक है? ये काफी जीके में पूछा गया है पेपर कि कौन से देश का झंडा त्रिकोणीय आकार का है? नेपाल का। नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ठीक है? ये झंडा है। अब देख लेते हैं इसकी खूबी क्या है। यह एक क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र का, अब जितने भी देश की बात की गई सब एशियाई क्षेत्र है ना, बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित, कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, इसीलिए इसको क्या बोला गया? बे ऑफ बंगाल। क्या बोला गया है? बे ऑफ बंगाल। यानी ये ऐसे देश हैं जो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द हैं, ठीक है, स्थित। इसके सदस्य जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्य हैं और 5 दक्षिण एशियाई से हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और 2 कहाँ से हैं? उधर पूर्व की तरफ से, म्यांमार और थाईलैंड। ये क्या एशिया के दक्षिणी पूर्व में है ना। दक्षिण के तो भाई भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और दक्षिण पूर्वी का कौन हो गया? म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। देखिए, ये बिमस्टेक के सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई, कौन सा? म्यांमार और थाईलैंड। और आगे पढ़ते हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से बना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि बिमस्टेक कैसे बना है हमारा? बैंकॉक घोषणा के माध्यम से बना है। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिनका संक्षिप्त क्या था? बिस्टेक, ठीक है, जैसे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, और बस इतने ही लोग थे। वर्ष 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हुआ और इसका नाम बदलकर बिमस्टेक कर दिया गया। वर्ष 2004 में इसमें नेपाल और भूटान को भी शामिल कर दिया गया, और आगे चल के एक अच्छा खासा साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप बन गए, ठीक है। आए समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगला एशियान, ठीक है। अगला क्या है? एशियान। ये भी हमारा एक संगठन है, एशिया का ही संगठन है, और इसमें इतने ज़्यादा प्रश्न पूछता है, डायरेक्टली एग्जाम में बोल देगा कि इनमें से कौन से संगठन का सदस्य भारत नहीं है? वो क्या है? एशियान। इसका नाम ऐसा है कि हमको लगेगा कि एशिया का ग्रुप है तो भारत इसका सदस्य होगा, पर ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बार बार यही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से संगठन का सदस्य भारत नहीं है, वो भी एशिया का। तो वो क्या है? एशियान। और देखो, ये इसके सदस्य देश हैं एशियान के। मैं थोड़ा क्लियर नहीं, लेकिन आगे हम दिखाएंगे, ठीक है। आसियान का आदर्श वाक्य 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। अगर हमारा भारत एशियान का सदस्य नहीं है तो क्या है? पर्यवेक्षक, याद है? अभी बताया था, ऑब्जर्वर है, यानी साथ में बस लगा हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से सदस्य नहीं है। आगे चल के हमारा भारत इसका सदस्य बन सकता है, ठीक है। 191 कम्युनिटी 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त इसी में स्थापना हुई थी इसकी। आसियान का सचिवालय कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। और अंगकोर वाट का मंदिर भी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है। और जहाँ की राजधानी क्या है? जकार्ता। अरे कोई बात नहीं यार, तुम लोग क्या जो है। देखिए, सदस्य देश देख लीजिए, ये एशिया का मैप है
इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। देखिए हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। देखिए ये हमारा भारत है और ये मैप बनाने वालों दिमाग खराब है क्या इसका? अमित शाह देख लेगा तो ये हमारा भारत है। ऐसे देखिए जितना भी ये यहाँ के देश है ना, ये है एशियान, ये है क्या? एशियान देश, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया और ये देखो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप देश है जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में अपने बाउंड्री को साझा करता है। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा एशिया का मैप है और एशिया में लगने वाले जितने भी देश हैं वो इसमें कलरफुल तरीके से दिखा रखा है। ये है हमारा एशिया महाद्वीप। क्लियर है? भारत से जैसे ही आप उत्तर की ओर जाते जाओगे तो उत्तरी गोलार्ध में जाते हो। नतीजा क्या? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। यही कारण है कि ये जो रूस है ना, रूस को सर्बिया क्षेत्र बोलते हैं। रूस हमारा शीत क्षेत्र में आता है। यहाँ पर 12 महीने लोग सर्दी के कपड़े पहनते हैं और यहीं से ही भारत में साइबेरियन क्रेन आते हैं हमारे मेरठ वाले इलाके में प्रजनन के लिए। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए बैंकॉक घोषणा के तहत इसको बनाया गया था। कब बनाया गया? 8 अगस्त 1967 में। और घोषणा पत्र लागू कब से किया गया? फिर इसको 16 दिसंबर 2008 से। ठीक है, अब आते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछता है बार बार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ADB। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका भी एग्जाम में पूछता है। आसियान एशियन डेवलपमेंट बैंक, आसियान एक संगठन है। ये क्या हो? आसियान का इसमें आ गया। अरे आसियान ही एशियन है, आसियान ना पढ़ना, इसको गलत हो जाएगा। ओहो, इसका डेटा हमने किया ही नहीं। चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए ADB है, भारत इसका सदस्य है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसमें बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न बार बार कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा? ये एशिया के देशों को लोन देगा ताकि वह अपनी आर्थिक समृद्धि करे, विकास करे। सस्ता लोन देगा ताकि क्या है? विकास होगा, आर्थिक समृद्ध होंगे, मुख्य धारा में आएंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। और फिलीपींस कहाँ पे? एशियाई देश है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। और जब भी आप फिलीपींस को पढ़ते हो ना तो मारियाना गर्त जरूर पढ़ना। मारियाना गर्त विश्व का सबसे गहराई वाला स्थान समुद्र में कहाँ पे है? मारियाना गर्त, जिसका नाम है फिलीपींस में। कौन से सागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे 10 ग्रुप ख़त्म हुए। इसके बाद और भी ग्रुप मैं आपको सेंड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।